नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। मैंने पिछले 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई। कई लोगों ने कहा कि आपके वीडियो की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, कईयों ने कहा कि कंटेंट ठीक नहीं है। कई लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि मैं कहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, तो कईयों ने कहा कि ये सारा तुम पैसा कमाने के लिए करते हो। तो मैंने छोड़ा कि छोड़ो, ये वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। लेकिन मेरा आज मूड बन गया तो मैंने दोबारा बनाया 15 दिन के बाद वीडियो। कुछ मैंने वीडियो पुराने जो थे वो डाल दिए थे, लेकिन नया मैंने 15 दिन के बाद ही बनाया है। इस दौरान मुझे एक मित्र का कमेंट आ गया फेसबुक पर, जिसने उन्होंने कहा कि आप तो वीडियो बनाते हो, लेकिन आप कश्मीरी लोगों के बारे में, खासकर कश्मीरी पंडितों के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं, अगर वो समझ जाएंगे तो आज मैं उनसे कहता हूँ कि कश्मीर में बहुत से विद्वान हैं, बहुत से पंडित हैं, बहुत एक से बढ़कर एक है। इसलिए उनको, मुझ जैसा साधारण आदमी, उनके लिए क्या वीडियो बना सकते हैं। वो समझदार है, एक से एक बढ़कर पोजीशन पर है। कई फॉरेन कंट्रीज में बस रहे हैं, कई देश के अन्य भागों में अच्छी तरह से हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर है। तो उनके लिए मैं क्या वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा। बाकी जनरल कोई साधारण सी बात होती है नेशनल इंटरेस्ट की या वगैरह वर्ल्ड अफेयर्स की, तो मैं कभी कभी बनाता था। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में मुझे नहीं लगा कि मुझे बनाना चाहिए, कि कश्मीरी पंडित बहुत ही समझदार, बड़े बड़े विद्वान हैं। क्योंकि फेसबुक पे भी जो आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट आते हैं कश्मीरी पंडितों के पेजों, सफ़ों पर सफ़ों, 2 सफ़े, 3 सफ़े, 4 पेज, 5 पेज आते रहते। बड़ी लिखाई होती है, बड़ी समझदारी की बातें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस बारे में, उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहिए। कश्मीर के बारे में और कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं बनाना चाहिए वीडियो। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे लोग देश में है, विदेशों में है, जब पैदा होता है हमारे कश्मीरी पंडित में या यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों में, कि हमारे बच्चे को क्या विदेश की यात्रा लिखी है, क्या उसकी सेटलमेंट विदेश में हो सकती है। ये फिर जब हम बनाते हैं अपना टेवा, जिसको बोलते हैं डोगरी में, वो बनाते हैं, तो पहले यही जो गुरुजी से है उससे यही पूछते हैं, यानी कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर हमें पढ़ाई हुई है, हमने यहाँ तक बीटेक किया। फीस कम होती, पहले तो फीस कम ही होती थी, अब तो ज़्यादा ही होती है। हमने यहाँ पर पढ़ाई की, यहाँ से सीखा। तो ये जो हम नॉलेज देते हैं वो हम दूसरे देशों में दे देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी है, मैं ज़्यादा इसके बीच में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब जो यूएस ने काम किया है कि जो हमारा पहले वीज़ा का जो H1 वीज़ा किया था, जो फीस लगती थी वो थी $1000, उसको लगा दिया 1 लाख रुपया कर दिया। इसमें यह है कि हमारे कुछ जो देश में जो अभी वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है अमेरिका के, या सिटीज़न नहीं है, तो वो शायद उनको वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर उनको नौकरियाँ, पैसे कम मिलेंगे, लेकिन देश के लिए वो सेवा करने में उनको मौका मिलेगा। वैसे भी जब भी विदेशों में थे जो भारतीय है, वो उनको देश के प्रति वफादारी और प्रेम हमेशा रहा है। लेकिन यहाँ कभी कभी क्या होता था कि भाई भतीजावाद होने के कारण, भ्रष्टाचार होने के नाते और कोई और भी समस्याओं के कारण उनको विदेश में जाना पड़ता था। लेकिन अब आशा है कि वो कई लोग जो है, जो बड़े टैलेंटेड लोग हैं, वो भारत वापस आएंगे और भारत की प्रगति में
काम करेंगे। इस सिलसिले में सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको सहायता दे और उनको जो एनकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।